बीएड सेकेंड ईयर। आज हम पढ़ेंगे एक्सप्लेन वेरियस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनसीएफ 2005 इन स्कूल एजुकेशन। क्या क्या वेरियस आए थे जब एनसीएफ 2005 को लॉन्च किया गया था, रिव्यू किया गया था। The review of the National Curriculum Framework 2000 was initiated especially to address the problem of curriculum load on children. जब एनसीएफ 2000 लॉन्च हुआ था तो उसमें जो बच्चों की पढ़ाई को लेके सबसे ज्यादा उसमें लोड हुआ था, उसमें जो कुरिकुलम था उसमें चेंजेस लाए गए थे। A committee appointed by the Ministry of Human Resource Development in early 1990, जो हमारी जो कम्युनिटी थी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कम्युनिटी ने उसे 1990 में पहले से रिव्यू किया गया था एंड एनालाइज्ड दिस प्रॉब्लम। एनालाइज किया था इस प्रॉब्लम को, जो कि बच्चों के ऊपर जो पढ़ाई के ऊपर जो बर्डन था उसको। ट्रेसिंग इट्स रूट टू, इसकी जो स्टार्टिंग की थी स्टार्टिंग से की गई थी। सिस्टम टेंडेंसी टू ट्रीट इंफॉर्मेशन एज नॉलेज, इसको इस तरीके से ट्रीट किया गया था कि जैसे कि बच्चों को जो एनसीएफ लॉन्च किया गया था उसमें बच्चों की जो पढ़ाई को लेके, पाठ्यक्रम को लेके इसको रिव्यू किया गया था, जिससे कि जो बच्चों के ऊपर जो पढ़ाई का बर्डन है उसे कम किया जा सके। इन इट्स रिपोर्ट लर्निंग विदाउट बर्डन, इस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि जो भी बच्चों को पढ़ाई करवाई जाएगी बिना किसी बर्डन के होगी। The community pointed out that learning at school cannot become a joyful experience unless we change our perception of the child as a receiver of knowledge and move beyond the convention of using textbooks as the basis for एग्जामिनेशन। इसमें जो बच्चों की पढ़ाई के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया था कि जिससे कि जो बच्चे पढ़ाई करें उसमें उनको किसी प्रकार का बर्डन ना। और कम्युनिटी ने पहले ये रिव्यू किया था कि जो बच्चों के जो स्कूल में जो पढ़ाई होती थी उसमें सिर्फ रटिफिकेशन होती थी, उन्हें कोई याद करने का कोई तरीका नहीं बताया जाता था, मतलब किसी प्रकार की इसमें कोई हैप्पीनेस नहीं थी, सिर्फ बोरिंग तरीके से उन्हें रट्टा मरवाया जाता था, किसी प्रकार की कोई नॉलेज प्रोवाइड नहीं करवाई जाती थी। बस उन्हें ये होता था कि बुक्स पढ़वा दी गई और वो बुक रट लो और वही चीज उनके एग्जाम्स में आएंगे। Therefore, the NCF 2005 gave emphasis to the learning from known to unknown, from concrete to abstraction and from local to global. जब NCF 2005 को लॉन्च किया गया तो उसमें उन्होंने जो पढ़ाई का जो तरीका था उसे बदला कि नॉन से उसे अननोन चीज, जैसे कुछ चीज हमें पता है कुछ चीज नहीं पता, तो उस चीज को पूरी अच्छे तरीके से उस चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करना, ये ना कि उसे रट्टाफिकेशन करवा दिया गया। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्शन किया गया और कोई भी लोकल या लोकल टू ग्लोबल। Children may remember many facts but they may cannot understand them. जो बच्चे थे वो उस चीजों को, फैक्ट्स को याद तो रखते थे परंतु उसे समझते नहीं थे। मतलब कुछ भी चीज बता दिया गया उसे रट्टा मार लिया पर उसे समझते नहीं थे कि ये चीज हुआ तो हुआ क्यों और किस वजह से हुआ, उस चीज को वो नहीं समझते थे। और बी एबल टू रिलेटेड देम टू द वर्ल्ड अराउंड देम, और ना ही उस चीजों को जो भी उन्हें बताया जाता था उसे किसी चीज से रिलेटेड करके उसे लर्न करते थे, बस रटते थे, बस यही कार्य होता था। सो द मेन पर्पज फॉर द टीचिंग इज टू प्रोवाइड प्रॉपर इन्वायरमेंट वेयर द चाइल्ड कैन कंस्ट्रक्ट देयर प्रीवियस एक्सपीरियंस इन द प्रेजेंट सिनेरियो। फिर जो एनसीएफ 2005 का जो मेन पर्पज ये था कि वो जो बच्चों को इस तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड करवाना चाहते थे जिससे कि उससे पहले तो उनके लिए जो प्रॉपर इन्वायरमेंट दिया जाएगी जिसमें जो बच्चे वो पढ़ाई कर सके अच्छे से, और उन्हें इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया था कि जो उनका प्रीवियस नॉलेज थी उसे जो प्रेजेंट की नॉलेज से कंपेयर किया जाता था, मतलब उन्हें इंटरलेक्ट किया गया जाता जिससे कि वो चीज को आराम से इजिली वो याद कर सके। बट द ग्राउंड रियलिटी इज कम्प्लीटली डिफरेंट, परंतु जो इसकी रियलिटी थी वो बिल्कुल ही डिफरेंट थी। थ्रू एनसीएफ 2005 has given emphasis to the learning without burden and presents the child as the natural learner who can learn from his own experience. पर जो एनसीएफ का जो कहना था वो ये चाहते थे कि जो बच्चों की जो पढ़ाई हो बिना किसी बर्डन के हो और वो नेचुरल तरीके से पढ़ाई करे, ना कि कोई रट्टाफिकेशन से, रूट लर्निंग से। और इसमें उन्होंने कहा था जो भी उनकी पढ़ाई हो उनकी एक सेल्फ एक्सपीरियंस के द्वारा होगा जिससे वो उस चीज को समझे और उसे ज्यादा देर तक याद कर सके। बट स्टिल इन मैनी स्कूल्स द ऑल टेक्निक एंड मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑफ टीचिंग हैज बीन अडॉप्टेड। परंतु क्या था, इतना कुछ होने के बाद भी जो कुछ स्कूल्स थे जो पुराने तरीके से, पुराने टेक्निक के द्वारा ही पढ़ते थे, पुराने ही मेथड यूज करते थे, जिन्होंने ये जो एनसीएफ 2005 में जो भी नियम नए कानून लागू हुए थे वो चीज को वो
नहीं अपनाते थे। वेयर द चाइल्ड इज स्टिल द पैसिव लिसनर, जो बच्चे थे वो पैसिव लिसनर थे, वो एक्टिव नहीं थे। वो जो टीचर जो पढ़ाती थी सिर्फ उसी चीज को वो दोहराते थे अपनी तरफ से, अपने हिसाब से, कोई भी ना क्वेश्चन पूछते थे ना कुछ करते थे। जो वो कह देती थी वो चीज को मान के उसी चीज को रट लेते थे। The main emphasis is only given to memorize the facts and information and reproduce it is in the examination. इनका जो एनसीएफ का जो मेन एम्फेसिस था कि वो जो बच्चों को जो भी कुछ याद करवाए उसको अच्छे से आगे तक उनके दिमाग में रहे, उससे मेमोरीज याद रखे और उससे इंफॉर्मेशन को आगे तक वो चलाए और उससे वो एग्जाम्स देने में उन्हें बहुत ज्यादा हेल्प मिलती थी। द ग्राउंड रियलिटी, परंतु जो ग्राउंड रियलिटी थी वो क्या थी? The ground reality is that in most of the school in India, students, teachers and administrators are adapting towards the pressure of process of education based are being adopted to complete the process. इसमें क्या था, जो ग्राउंड रियलिटी थी, जो इंडिया के स्कूल के जो बच्चे थे, टीचर्स थे और एडमिनिस्ट्रेटर, वो इस चीज को, इस प्रोसेस को इतना ज्यादा वो नहीं करते थे और इनके लिए बस ये था कि जो ज्यादा से ज्यादा जो उनकी जो पढ़ाई थी उस चीज को कंप्लीट करवा सके, जो उनका कोर्स होता था उसे कंप्लीट करवाना होता था। The process and a large number of educated youth find themselves without job. अब जब बच्चों की जब पढ़ाई एजुकेशन ही उस तरीके से नहीं होगी तो उन्हें जो जॉब वगैरह होती है वो भी उन्हें मिलने में कठिनाई होती थी। Policy maker, politicians and education experts are seen taking idealized position when talking about education most of the time. फिर जो पॉलिसी मेकर से जो कमीशन लागू किए गए थे, जो पॉलिटिक्स वगैरह था, उन्होंने इस सब चीज को देखा, उसे समझा और फिर जो इंडिया में पढ़ाई की जो पोजीशन थी उस चीज को मेजर किया, उस हिसाब से फिर उन्होंने इस चीज पे ध्यान दिया। लेक ऑफ सुपरवाइजरी स्टाफ, जो सुपरवाइजरी स्टाफ था उसमें भी कमी थी। सोर्स इन द डिपार्टमेंट एडमिट दैट द एजुकेशन स्टैंडर्ड हैज टेकन अ हिट ड्यू टू द सर्वर क्रंच ऑफ सुपरवाइजर स्टाफ। जो सोर्सेज थे, जो डिपार्टमेंट स्टाफ थे, उसमें भी इस चीज का बहुत ही बड़ा वो हुआ, क्योंकि जिसमें उनमें जो स्टाफ मेंबर थे वो भी सही से नहीं था। ऑफ द 49th मंडल एजुकेशन ऑफिसर पोस्ट इन द कृष्णा डिस्ट्रिक्ट 27 आर वैकेंट। 49 जो मंडल एजुकेशन ऑफिसर थे वो इस चीज के लिए उन्हें स्थान दिया गया, परंतु जो 27 जो डिस्ट्रिक्ट थी उसमें जगह खाली थी। वाइल ओनली 22 हैव रेगुलर अपॉइंटेड, जो 27 में से जो 22 थे उसी में रेगुलर पढ़ाई होती थी, उन्हें अपॉइंटेड किया गया, परंतु जो बाकी जो 5 थे उसमें कोई भी किसी भी तरीके की कोई बदलाव नहीं किया गया। If such is the condition of our government school, then how can we able to fulfill the aim of constructive learning? ये जो गवर्नमेंट स्कूल जो पढ़ाए गए थे उसमें इस तरीके का कोई भी एम से लागू नहीं किया गया था जिससे कि जो बच्चों की पढ़ाई के ऊपर अच्छे से ध्यान दिया जाए। बिकॉज इफ देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ सुपरवाइजर स्टाफ, क्योंकि जो भी इसमें जो भी दिक्कत हो रही थी, जो भी इसमें गलती थी वो सुपरवाइजर स्टाफ की थी, क्योंकि वो कोई भी गवर्नमेंट स्कूल्स में इस चीज का ध्यान देते नहीं थे। बस वो आगे इंक्वायरी में जब आता था तो उन्हें बता देते कि हाँ ये सारा काम हो चुका है, बट इस चीज को पर कोई भी ध्यान नहीं देते थे। हु विल जज द परफॉर्मेंस ऑफ टीचर्स एंड द आउटकम्स ऑफ द लर्नर्स, वो इस चीजों के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देते थे कि टीचर जो स्कूल्स में आ रही है नहीं आ रही है, लर्नर्स को बच्चों को पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है, उन्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं था। एक्स्ट्रा बर्डन ऑन टीचर्स, जो टीचर्स थे उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन था। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टाफ इन स्कूल द टीचर हैव बीन गिवन द एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी विच फर्दर अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द टीचर्स। इसमें क्या होता है, जो टीचर्स होती थी उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन दिया जाता था। जो स्कूल का जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था, स्टाफ होना चाहिए था, उस तरीके से नहीं होता था, जिससे कि जो टीचर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो बहुत ज्यादा हो गई थी, जिसका इफेक्ट उनकी परफॉर्मेंस पे पड़ता था, जिससे कि बच्चे अगर उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन होगा जिससे वो बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे तो जो बच्चों की एजुकेशन होगी वो भी प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगी। स्टूडेंट्स आर द नेचुरल लर्नर्स, जो स्टूडेंट होते हैं वो नेचुरल लर्नर्स होते हैं एंड दे लर्न फ्रॉम देयर सराउंडिंग। जो बच्चे होते हैं उन्हें नेचुरल लर्नर होता है, वो जो भी चीजें सीखते हैं वो अपने आसपास के वातावरण से ही सीखते हैं। बट इफ their surrounding and environment lack the infrastructure, then neither the student nor the teacher in being able to do anything. परंतु जब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका जो आसपास का वातावरण ही ठीक ढंग से नहीं होगा तो ना इसमें टीचर बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा पाएगी और ना ही जो बच्चे हैं वो अच्छे तरीके से चीजों को समझ पाएंगे और पढ़ पाएंगे। No doubt teacher is the
game charger and it is teacher who has the child to construct his knowledge. इसमें क्या होता है, जब टीचर्स के पास एक्स्ट्रा बर्डन होगा, उनके पास बच्चों के लिए टाइम नहीं होगा, तो ना ही वो बच्चों को किसी गेम में पार्टिसिपेट वगैरह करवा पाएंगे और ना ही बच्चों को किसी चीज में हेल्प कर पाएंगे. बट इफ टीचर इज लॉडेड विद द एक्स्ट्रा बर्डन देन व्हाट वुड यू एक्सेप्ट फ्रॉम टीचर. और टीचरों के ऊपर एक्स्ट्रा लोड होगा तो वो किस तरीके से बच्चों को आगे तक ट्रीट कर पाएंगे और उन्हें पढ़ाई पाएंगे. नो एम्फेसिस टू द लर्निंग बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग. इसमें क्या, थ्रू एनसीएफ 2005 हैज गिवन एम्फेसिस टू द कंस्ट्रक्टिव लर्निंग विच इज प्योरली बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग. एनसीएफ 2005 में ये नियम बनाया गया था, ये कंस्ट्रक्ट किया गया था, जो बच्चों को पढ़ाई करवाई जाएगी वो उनके समझ के हिसाब से करवाई जाएगी, कि जो बच्चों को समझाया जाएगा, उन्हें बताया जाएगा, अच्छे से सिखाया जाएगा. बट स्टिल इन स्कूल्स द ओल्ड मेथड ऑफ जजमेंट थ्योरी हैज बीन गिवन इम्पोर्टेंट. परंतु जो एनसीएफ 2005 ने ये चीजें सोची थी, परंतु जो पुराने स्कूल थे, जो पुराने तरीके से इस मेथड को यूज करते थे, वो इस चीजों को नहीं मानते थे. स्टिल नो वन बिलीव इन द नेचुरल लर्निंग ऑफ द चाइल्ड. और ना ही जो पुराने जो पढ़ाए लोग थे वो समझते थे कि जो नेचुरल लर्निंग से भी बच्चों को पढ़ाया जा सकता है. Rather in many schools a child or learner is still a passive listener. और जो बाकी स्कूल, वो जो ओल्ड मेथड वाले स्कूल थे, उनका मानना ये था कि जो बच्चे होते हैं वो पैसिव लिसनर होते हैं, उन्हें जो टीचर सिखाती है, उन्हें जो बोल के बताती है वही सही होता है, वो वैसे ही, ना कि वो एक्टिव लर्नर होते हैं कि वो टीचर से कोई सवाल जवाब कर सके. वो उनका बस काम सुनने का होता है, जो टीचर्स बोलती है वो उसे सिर्फ सुनते हैं. टुडे द बिगेस्ट क्वेश्चन विच इज राइजिंग इन द फ्रंट ऑफ अस. जो आज के टाइम में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो कि हमारे सामने आ रहा है, डेट वाई देयर इज सो मच डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड द एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी. जो कि बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है पॉलिसी को लेके और जो हमारी पढ़ाई का जो ग्राउंड लेवल है उस चीज को लेके बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है. इट बिकॉज ऑफ अ पुअर इम्प्लीमेंटेशन और बिकॉज द लैक ऑफ विल ऑन द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ये सब किसकी वजह से, हमारे पुअर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ से और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन की कमी के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं. रूट लर्निंग. Carol Lewis, an educator from London, is helping Avinan ideas in creating awareness about the rote learning mentality gripping our school system in India. जो कार्ल लेविस है वो एक एजुकेटर है लंदन के. उन्होंने जो बच्चों की ओर ध्यान दिया था, उन्होंने उन्हें जागरूक करने के लिए भी बताया था कि जो रूट लर्निंग होती है उसे नहीं करना चाहिए. जो भारत के बच्चे जो स्कूल में जो ये सारी चीजें सिर्फ रूट लर्निंग की सिखाई जाती है. एक्सपर्ट बिलीव दैट द एजुकेशन सिस्टम फॉलो इन द मोस्ट स्कूल टुडे इज द फैक्ट्री मॉडल. वो जो क्या सोचते हैं, उनका कहना यह था कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो इस चीज को एक फैक्ट्री की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि बच्चे आते हैं उसमें रूट लर्निंग करते हैं, एजुकेशन का कोई उनका रोल नहीं होता कि उन्हें क्या सीखना है क्या नहीं सीखना, बस उस चीज को रटते हैं और वहां से स्कूल से अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करके चले जाते हैं. फैक्ट्री मॉडल डिजाइन बिटवीन द 18th and 19th century to suit the needs of industrial revolution. जब 18वीं और 19वीं सदी में इसकी क्या बहुत ज्यादा जरूरत हुई थी. देयर हैव बीन डेमोक्रेटिक चेंजेस इन द लर्निंग एनवायरनमेंट एंड लाइफ स्टाइल. Researchers across the globe have researched the consensus that the key to addressing these challenges is to bring a transformation in student thinking, classroom dynamics, learning, ambitious technology integration and teachers involvement. इसमें क्या हो गया था, जब 18-19वीं सदी में उन्हें इस चीज के बारे में पता चला कि बच्चों को रूट लर्निंग के थ्रू जो वो पढ़ा रहे हैं वो गलत है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए. इस चीज के लिए उन्होंने जो आसपास का जो इन्वायरमेंट था, लर्निंग इन्वायरमेंट था, उसे चेंज किया. लाइफ स्टाइल था उनके जो वो भी चेंज किया. उन्होंने इस तरह की रिसर्च करके पता किया जो बच्चों की पढ़ाई है उसको किस तरीके से चेंज किया जाए, उसमें जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है उसे किस तरीके से चेंज किया जाए, जो बच्चों का सोचने का नजरिया है, क्लासरूम का जो डायनामिक है उसे किस तरीके से चेंज किया जा सके, जो टीचर की एम्प्लॉयमेंट है उस चीज को कैसे चेंज कर सके. The above information reveals that still our एजुकेशन सिस्टम नीड्स अ चेंज इन द ग्राउंड लेवल. सबसे ज्यादा पहले क्या होगा, जब हम इन इंफॉर्मेशन को लेके आएंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे तो इससे पहले सबसे पहले हमें इसकी जरूरत होगी कि इसकी स्टार्टिंग ग्राउंड लेवल से की जाए. बिकॉज थ्रू पॉलिसी आर मेड फ्रॉम कंस्ट्रक्टिव और कोऑपरेटिव लर्निंग. क्योंकि जो ये हमारी पॉलिसी है वो कंस्ट्रक्टिव और कोऑपरेटिव लर्निंग है विच इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग, जो कि पूरी तरीके से बेस्ड है कि उसमें पहले चीज को हम समझे फिर उस चीज को
लागू करें। डेवलप द मेंटल एबिलिटीज ऑफ द चाइल्ड, और बच्चों की जो मेंटल एबिलिटीज है उसको चेंज किया जाए, उसे डेवलप किया जाए। बट स्टिल इट इज फार फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन, परंतु वो सब ऐसा करने में असंभव है, उसे भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं। कॉपरेबल पनिशमेंट, इसमें क्या है? द न्यूज पब्लिश इन द टाइम्स ऑफ इंडिया इन अगस्त 12, 2012 2:50 AM emphasizes that a corporal punishment is required for the desired behavior of the child, which is against the norms of NCF 2005. इसमें क्या कहता है? एक टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश किया गया था 13 अगस्त 2012 को सुबह 2:50 पे कि कॉर्पोरेट पनिशमेंट के ऊपर कि जो बच्चों के ऊपर जो बिहेवियर था उसमें जो 2005 में क्या नॉर्म्स बनाए गए थे। एज मैनी एज 30% प्रिंसिपल एंड 40% टीचर्स believe that strict enforcement of discipline is necessary for proper teaching and the teachers control of a student in a must for discipline. जो 30% जो प्रिंसिपल्स थे और जो 40% टीचर्स थे वो सर्व नहीं करते थे, बिलीव नहीं करते थे इन्फॉर्मेशन जो बच्चों को, वो ये मतलब इस चीज पे ध्यान ही नहीं देते थे कि जो बच्चों के लिए जो डिसिप्लिन है कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और जो टीचर्स होते थे उन्हें एक प्रॉपर टीचिंग करवानी चाहिए, और जो उनका रूड बिहेवियर था उसे चेंज करके जो बच्चों में जो डिसिप्लिन लेके आना था वो लागू करवाना था। दे आल्सो सेड दैट देयर कैन बी नो डिसिप्लिन विदाउट फियर फॉर द टीचर एंड स्टूडेंट। बच्चों के अंदर डिसिप्लिन जब तक नहीं लाया जा सकता जब तक बच्चे टीचर से डरे नहीं। एंड दोज नॉट पेइंग अटेंशन टू स्टडी शुड बी फिजिकली पनिश्ड। और जो टीचर्स होती थी जब तक बच्चों को डरा नहीं सकती थी, जब तक बच्चों के अंदर टीचर्स को लेकर डर ना हो, और ना ही, और फिर जब तक बच्चों के अंदर डर नहीं हो तो वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे और ना ही उस चीजों पर अटेंशन ले पाएंगे। लेस एम्फेसिस ऑन scholastic activities, इसमें क्या था? न्यूज आल्सो एक्सप्लोर डेट ओवर 70% ऑफ प्रिंसिपल्स। इसमें क्या था कि न्यूज के हिसाब से जो 70% जो प्रिंसिपल्स थी said that scholastic areas were definitely relevant to curriculum and for the building students. इसमें क्या कहता है? जो 70% जो टीचर्स थी वो इस चीजों के ऊपर ध्यान ही नहीं देती थी कि जो करिकुलम इस तरीके से बनाया जा सके जिसमें बच्चों को सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, सेल्फ कंट्रोल के बारे में सिखाया जाए, स्पोर्ट्समैनशिप के बारे में, सॉलिडरिटी टीम वर्क के बारे में, कंपटीशन से हेल्थ वगैरह के बारे में। जो 70% जो टीचर्स प्रिंसिपल्स थे उन्हें इस चीजों के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे लेके जाए, सेल्फ कंट्रोल कैसे सिखाया जाए, टीम वर्क करके कैसे काम किया जाए, उन्हें अपने हेल्थ के ऊपर कैसे ध्यान दे। However, less than half of who said so mentioned that their school place no major emphasis for these areas in curriculum. कुछ हाफ से ज्यादा स्कूल ऐसे थे जिसमें ये सब चीजें मेंशन नहीं की जाती थी, ना ही इस तरीके का करिकुलम बनाया जाता था। स्कूल इन एन एवरेज इसमें 9% and 10% each of time respectively on physical education, sports and co-scholastic activities like music, art, dance, dramatics. उसमें स्कूल में जो इस तरीके का स्पेंड टाइम इस तरीके का एवरेज निकाला जाए इसमें से कि 9 और 10% जो बच्चों को फिजिकल एजुकेशन करवाई जाए, उन्हें स्पोर्ट्स वगैरह करवाई जाए, एक्टिविटीज करवाई जाए स्कूल्स में जिसमें बच्चे म्यूजिक, डांस, आर्ट वगैरह में पार्टिसिपेट कर सकें, जिससे कि उनकी जो मॉरल डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट हो सके। अबाउट 60% ऑफ क्लास टाइम इज स्पेंड ऑन लर्निंग एकेडमिक सब्जेक्ट। 60% जो बच्चों उन्हें क्या कहते हैं लर्निंग एकेडमिक, उन्हें पढ़ाई से रिलेटेड काम करवाया जाए, पढ़ाई करवाई जाए। द अबव स्टेटमेंट कंप्लीटली presenting the contradiction between the policy of NCF 2005 and the ground reality. इस तरीके की जो पॉलिसी बनाई गई जिसमें कि इस तरीके से कंट्रीब्यूशन करवाया गया NCF 2005 का और ग्राउंड रियलिटी का। डोमिनेंस ऑफ नंबर सिस्टम, इसमें क्या होता है? इन स्कूल देयर इज डोमिनेंस ऑफ नंबर सिस्टम। जो स्कूल है इसमें डोमिनेंस नंबर ऑफ सिस्टम है। स्कूल डोंट हैव एनी कंसर्न विद लर्निंग, रादर देयर मेन कंसर्न इज टू प्रोड्यूस स्कोर्स विच further help this institute to get more admissions. जो स्कूल्स वगैरह था उसमें इस तरीके से कोई उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि अगर बच्चों की एजुकेशन वगैरह अच्छी हो, उनके स्कोर्स अच्छे आएंगे तो जिससे कि स्कूल में अच्छे मतलब स्कूल का नाम होगा और जो बच्चों के एडमिशन्स वगैरह भी काफी आएंगे। पेरेंट्स आल्सो डोंट बॉथर अबाउट रियल लर्निंग ऑफ देयर चिल्ड्रन। और जो पेरेंट्स थे वो भी इस चीज के ऊपर कोई ध्यान नहीं देते थे जो बच्चों की रियल लर्निंग किस तरीके से हो। दे ओनली हैव द इंटरेस्ट दैट हाउ मच स्कोर देयर चिल्ड्रन को
गेट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। उन्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं था कि बच्चों की जो पढ़ाई है किस तरीके से हो रही, रोड लर्निंग हो रही है, उन्हें रटिफिकेशन करवाया जा रहा है, उन्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं था। उन्हें बस इस चीज से मतलब था बच्चे क्या स्कोर गेन कर रहे हैं एग्जाम्स में। इफ सच इज द रिसेंट ट्रेंड ऑफ द प्रेजेंट स्कूल, ये सारी चीजें उस टाइम पे मानी जाती थी। देन वेयर इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनसीएफ 2005, इस चीज का जो एनसीएफ 2005 को लाया गया कि जिससे जो इम्प्लीमेंटेशन इस चीज को हटाया जा सके और जो बच्चों के अंदर नेचुरल लर्निंग करवाई जा सके। दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन विच इज नाउ राइजिंग इन फ्रंट ऑफ अस। इट इज जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था जो हमारे सामने इस टाइम पे आया था वो ये था कि इज देयर एनी कोऑर्डिनेशन बिटवीन हेड एंड हैंड्स, उन्हें कोऑर्डिनेशन करवाया जाए अपने हेड और हैंड का। एंड इफ देयर इज नो कोऑर्डिनेशन देन व्हाट इज द कॉज ऑफ इट, और ना कि उन्हें इस चीजों के बारे में कुछ बताया कि इसका क्या कॉज है, क्या इफेक्ट पड़ता है। एजुकेशन विल बिकम बर्डन इफ दिस इंस्टीट्यूशन प्रैक्टिस सच काइंड ऑफ रॉन्ग आइडियाज। उन्हें इस चीज के बारे में कोई पता ही नहीं था कि जो उनके एजुकेशन बर्डन की तरह हो रहा था, क्योंकि वो इस चीज को किसी तरीके से कर ही नहीं रहे थे। जो इस तरीके को जो इस नियम को लागू कर दो गलत तरीके से पढ़ रहे थे, रटिफिकेशन करके ये सारी चीजें करवाई जा रही थी। वी नीड द एजुकेशन इन विच द चाइल्ड नेचुरल इंस्टिंक्टिव लर्निंग कैन नॉट बी सप्रेस्ड एंड इफ इट इज सप्रेस्ड बाय अस देन वी ऑल आर द कल्प्रिट ऑफ ह्यूमैनिटी। इसमें क्या कह रहे थे, जो एनसीएफ को इसलिए लागू किया गया था क्योंकि इसको जरूरत थी कि जो बच्चों के अंदर नेचुरल लर्निंग करवाई जा सके, जिससे कि वो अपने आप को तनाव रहित रहे, उन्हें किसी प्रकार का बर्डन ना हो और ना ही से हमारी जो ह्यूमैनिटी ह्यूमन रिसोर्स पे किसी प्रकार का इफेक्ट पड़े। The furniture society will not spare us if we don't rethink about it। जो हमारी जो सोसाइटी इस चीज के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देती थी, ना ही इस चीज को सोचती थी। एंड फाइंड द एक्सेक्ट मेजर टू क्रब इट, और ना इस चीज को उसको समझ के इस चीज को हटाती थी कि मतलब ये जो रटिफिकेशन रोड लर्निंग है इस सिस्टम को हटाया जाए और बच्चों को रोड लर्निंग करवाया जा सके, जिससे वो चीज को समझ सके, अपने आसपास के वातावरण से समझ के उस चीज को पढ़ाई को कर सके और अपने अंदर उस चीज को लाया जा सके। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।